रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है इकनॉमिक कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। हम सबको पता है कि 1947 में जब पार्टीशन हो गई तो इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आ गए। फिर राउंड अबाउट 25 ईयर्स लेटर पाकिस्तान की वंस मोर टाइम डिवीजन हो गई और जो हमारा ईस्टर्न हिस्सा था जिसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे उससे उससे बांग्लादेश बन गया। आजकल जब भी एशियन कंट्रीज़ की कंपैरिजन होती है तो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि ये कभी एक देश हुआ करता था लेकिन आज ये तीन अलग अलग देश है। जो पाकिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन 222 मिलियन की है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन राउंड अबाउट 170 मिलियन पीपल की है। और जो इंडिया है ये बहुत बड़ा देश है, उसकी जो पॉपुलेशन है इट इज़ राउंड अबाउट 1.3 बिलियन पीपल। अभी आज का जो कंपैरिजन है वो है इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और हमने ये सुना है कि पाकिस्तान IMF का से एक $1 बिलियन का एक पैकेज ले रहे हैं, वो मिलता नहीं है। इस तरह बांग्लादेश ने भी इस साल IMF से कुछ एड लेने की कोशिश की थी। आज जो कंपैरिजन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन 12 इंडिकेटर्स और ये प्योरली इकनॉमिक इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें आज के रिमेनिंग इकनॉमिक इंडिकेटर्स का भी कंपैरिजन होगा और आने वाले लेक्चर्स में फिर पॉलिटिकल और सोशल इंडिकेटर जैसे कि पॉवर्टी, करप्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सब के ऊपर होगा कंपैरिजन। सबसे पहला जो कंपैरिजन का टॉपिक है, जो इंडिकेटर है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट इकनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है, आप उसको देखें। उसमें हमने राउंड अबाउट 15 इकनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ की डिफिनेशन की है। लेकिन आज वंस मोर टाइम व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक मुल्क एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा करते हैं उसको कहते हैं उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको शॉर्टली हम GDP भी कहते हैं। इस स्लाइड्स के अंदर जितने भी डेटा है या तो IMF का डेटा है या वर्ल्ड बैंक का डेटा है या ये इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स का डेटा है। तो ये जो GDP का डेटा मैंने लिया है ये IMF का है 2022 का, जो उसका इकनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट है उससे मैंने लिया है। GDP के हवाले से इंडिया की जो GDP है इट इज़ $3.4 ट्रिलियन। ये कितना है? 3.4 ट्रिलियन की GDP है। जबकि बांग्लादेश की है $460.75 बिलियन और पाकिस्तान की 376.493 बिलियन की है। हमने कुछ टाइम पहले ये बात की कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट इज़ 1.3 बिलियन पीपल, जबकि बांग्लादेश की है 169 मिलियन पीपल, जबकि पाकिस्तान की बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 50 मिलियन लोगों का फ़र्क है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो GDP है वो बांग्लादेश की GDP से कम है। कितना कम है? तो डिफरेंस इज़ हेयर, इट इज़ अराउंड अबाउट तकरीबन 80 बिलियन का फ़र्क है। जबकि इंडिया की जो GDP है वो ट्रिलियंस में है। अभी रिसेंटली जिस तरह हर मुल्क का GDP होता है इस तरह पूरी दुनिया का GDP भी निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल GDP। ग्लोबल GDP अभी इस वक्त है 100 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, जिसमें जो इंडिया की जो GDP है वो भी ट्रिलियन में है, 3.4 ट्रिलियन की GDP है। और इंडिया इस GDP के साथ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और 2030 तक ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो है इकनॉमिक ग्रोथ रेट। अभी इकनॉमिक ग्रोथ रेट है क्या? इकनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू एन अर्लियर पीरियड। GDP क्या है? आसान अल्फाज में एक साल के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुए वो इससे पिछले साल के मुकाबले में कितने बढ़ गए हैं, उसमें कितना परसेंटेज चेंज आ गया है, उसको कहते हैं इकनॉमिक ग्रोथ रेट। इकनॉमिक ग्रोथ रेट के हवाले से
जो इंडिया की जो इकनॉमिक ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू 2022 वो है 8.7%। इट्स मीन जो इंडिया की जीडीपी है जो कि 3.1 ट्रिलियन थी वो 8.7% के हिसाब से हर साल बढ़ती जाएगी, जबकि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, इट इज़ जस्ट 3%। जबकि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ था, 25 साल का डिफरेंस है, पॉपुलेशन भी कम है, उसकी इकनॉमिक ग्रोथ रेट तब भी पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा है, इट इज़ 7.5%। इट इज़ नियरली डबल, मोर देन डबल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर पीस का ना होना है, और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना होना है। इसकी जितनी भी वजूहात है वो हम आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। द थर्ड इंडिकेटर इट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? एक मुल्क के जितने भी बाशिंदे हैं, जो रहने वाला है, जो सिटीजन्स है, पर सिटीजन कितना कमाता है या वो मुल्क के जीडीपी में उसका कितना शेयर बनता है, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। जिस मुल्क का जितना पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होगा वो मुल्क इतना ज़्यादा अमीर होगा। ये जो डेटा है ये मैंने लिया है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से, 2022 का है। इस पे पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1505 पर पर्सन, $1505 पर पर्सन। मतलब पाकिस्तान में एक सिटीजन हर साल तकरीबन $1505 कमाते हैं, जबकि इंडिया का एक एवरेज सिटीजन $2556 कमाता है, और बांग्लादेश में 2457। यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान जो है ना, यहाँ से तकरीबन तकरीबन $1000 पर पर्सन का गैप है। उस गैप की वजह क्या है? इस गैप की वजह पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान में टेररिज्म जैसे फिनोमेना ने पाकिस्तान को बांग्लादेश और इंडिया से काफ़ी पीछे ले गया है। द थर्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहे हैं, और हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अभी थोड़ा यहाँ पे डिफिनीशन को देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ एन ओनरशिप स्टेक in a foreign company or project made by an investor, company or government from another country। बाहर की मुल्क या बाहर का कोई कंपनी या बाहर का कोई बिजनेस एंटिटी वो जब आता है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या उसको शॉर्टली एफडीआई ही कहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2021 के मुताबिक इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई थी वो थी $64 बिलियन, पाकिस्तान में जस्ट 2.1 बिलियन, जबकि बांग्लादेश में भी इतनी अच्छी नहीं थी, इट वाज जस्ट $1.37 बिलियन। ये जो $64 बिलियन है ना, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। उसकी वजह इंडिया ने अपने सॉफ्ट पावर को इतना इन्हेंस किया है कि जो दूसरे दुनिया के लोग हैं वो इंडिया में बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जबकि पाकिस्तान के हालात इस तरह है कि बाहर के ममालिक और बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते। इसके ऊपर इमरान खान ने बहुत काम किया था कि पाकिस्तान में कम से कम जब भी कोई फॉरेन कंपनी आती है तो उसको नियरली 50 चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, बहुत मुख्तलिफ तरह के लाइसेंसेस को इशू करना पड़ता है, मुख्तलिफ तरह के दफातर का विजिट करना पड़ता है। नियरली 50 ऑफिसेज आर सपोज टू बी विजिट बाय अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया है। इंडिया में जो रेड टेप है उसको कहते हैं रेड टेपिज्म, वो इंडिया में कम है और पाकिस्तान में वो रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का अगर हम मुआवजा कंपेरिजन करें तो उसमें इंडिया का काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसकी वजह से दुनिया के लोग इंडिया में बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट करने पर राज़ी होते हैं। अभी जिस मुल्क का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा उसके मुल्क में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कम होंगे, जबकि बांग्लादेश में भी ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी कम है। द fourth economic indicators on which we are supposed to compare these three nations is foreign exchange reserves. What is foreign exchange reserves? Foreign exchange reserves are actual assets held on reserve by a central bank in foreign currency. हम हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिस तरह पाकिस्तान का है स्टेट बैंक, इंडिया का है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इस तरह बांग्लादेश का है सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश, इस तरह यूएस का है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। तो
इसमें उन बैंक्स के अंदर इंटरनेशनल या फॉरेन करेंसी के जितना फॉरेन करेंसी होता है उसको हम कहते हैं उस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि हमें इंपोर्ट्स का बिल देना होता है, हमें बाहर के ममालिक को पे करना होता है और वो हमें इंटरनेशनल करेंसी में पे करना पड़ता है। तो अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है या कम है तो आप दुनिया के बकाया ममालिक से ट्रेड नहीं कर सकते। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 2022 में 3.814 बिलियन के डॉलर के रिजर्व्स है, जबकि इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व्स है। और इसके अलावा बांग्लादेश छोटा सा मुल्क, फिर भी उसके पास 46 बिलियन डॉलर के एक्सचेंज रिजर्व्स है। अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट के बातें हो रही है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान के स्टेट बैंक के साथ के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब भी किसी मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वैल्यू 3 हफ्तों के पेमेंट से कम पड़ जाते हैं तो उस मुल्क को कहते हैं कि ये इकनॉमिकली डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अंडरस्टैंड? और इंडिया के पास चूँकि बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे क्राइसिस नहीं आते। द फिफ्थ इंडिकेटर्स ऑन विच वी आर सपोज टू कंपेयर दीज थ्री नेशंस आर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? हर मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज होते हैं और लोग काम करते हैं, चीज़ों को जनरेट करते हैं और एग्रीकल्चर से भी चीज़ें पैदा होती हैं। इनमें ये जो चीज़ें हम बाहर के ममालिक को बेचते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स जो है वो किसी भी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक सोर्स होता है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे इतना उस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होंगे, उतना उस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इतना वो मुल्क ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अभी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन द ईयर 2021 पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थे एट वर्थ 37.7 बिलियन डॉलर, जबकि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे इट इज़ राउंड अबाउट 680 बिलियन डॉलर, जबकि बांग्लादेश के पास है 52 बिलियन डॉलर। यहाँ पे क्लियर है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी है इट इज़ मच मोर लेस देन दैट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना होना है, उसकी वजह पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी का ना होना है, उसकी वजह पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी जो द सेक्स इंडिकेटर ऑन विच वी आर द सेक्स इंडिकेटर इज इन्फ्लेशन। जब आपके मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे, जब आपके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, जब आपके लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी तो एक फिनोमेना है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है उसमें जो कॉन्स्टेंटली जो इंक्रीज आता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है ये किसी मुल्क के जो पोर सेक्टर है, पोर पोर्शन है उसको बेडली इफेक्ट करता है। अभी इस 2022 में जो फिस्कल ईयर चल रहा है इसमें पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है इट इज़ 31.5%। हाउ मच? 31.5%। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का 1970 से लेकर अभी तक सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान में रिसेंटली 12 लोगों की जानें गई। लोग यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन इट इज़ जस्ट 5.7%। ये स्टेट बैंक का डेटा है और जो इंडिया का जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा। तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, जबकि बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन है इट इज़ 8.7%। ये सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश का डेटा है। तो इन्फ्लेशन के हवाले से भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। दुनिया में एवरेज इन्फ्लेशन 7% होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन है बहुत ही ज़्यादा है। उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। द सेवंथ इंडिकेटर्स इज ट्रेड डेफिसिट। ये जो तीनों साउथ एशियन नेशन है जो कि सार्क के भी मेंबर्स है, जो कि पाकिस्तान इंडिया तो बॉर्डर पे भी रहते हैं, बॉर्डर्स कंट्रीज़ हैं, तो तीनों का जो है ट्रेड डेफिसिट का इशू चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है क्या? ट्रेड डेफिसिट इज़ एक्चुअली आपके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का जो नेट वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर आपके मुल्क के एक्सपोर्ट्स
ज़्यादा हो और आपके जो बाहर के ममालिक से जो चीज़ें आप मंगवाते हैं वो कम हो, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसको कहते हैं ट्रेड सरप्लस। लेकिन अगर आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो और आपके एक्सपोर्ट्स कम हो तो उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और तीनों ममालिक में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि किस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है और किस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट कम है। जितना ट्रेड डेफिसिट कम होगा उतना वो मुल्क प्रॉस्पेरस होगा। पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है इट इज़ $31.3 बिलियन, बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडिया का $17.43 बिलियन, जबकि बांग्लादेश का इंडिया से भी कम है एंड इट इज़ $13.38 बिलियन। इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट के इशू चल रहे हैं। इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू चल रहे हैं और इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से पाकिस्तान की जो करेंसी है इसका बहुत बुरा हाल है। ट्रेड डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जाता है, उसको हम एक्सपोर्ट से, अगर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, इन चीज़ों से हम बढ़ा सकते हैं। जो नेक्स्ट है इट इज़ रेमिटेंसेस एज परसेंटेज ऑफ GDP। रेमिटेंसेस क्या है? जो हमारी मुल्क के रहने वाले हैं सिटीजन्स, और आप जब अपना मुल्क छोड़ते हैं और बाहर में ममालिक में काम करने के लिए चले जाते हैं, वो वहाँ से जो पैसे अपने होस्ट कंट्री को भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। द अमाउंट ऑफ मनी सेंड बैक बाई द डियास्पोरा ऑफ कंट्री इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के रेमिटेंसेस कितने कितने हैं। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस 2022 के अंदर है $30 बिलियन, इंडिया के है $80 बिलियन और बांग्लादेश के जो रेमिटेंसेस इट इज़ $21 बिलियन। $80 बिलियन के रेमिटेंसेस के साथ इंडिया दुनिया का रेमिटेंसेस वसूल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान के 30 बिलियन और बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में छोटा मुल्क है उसके भी रेमिटेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ GDP को देखा जाए तो ये जो 30 बिलियन है इट इज़ 9% ऑफ पाकिस्तान GDP, क्योंकि पाकिस्तान की GDP कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियन GDP, जबकि इंडिया का ये जस्ट 2.8% है। इस तरह बांग्लादेश का जो है इट इज़ 5.33%। पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार रेमिटेंसेस के ऊपर ही रहता है। जब रेमिटेंसेस कम होते हैं तो पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस बन जाते हैं। अंडरस्टैंड? द 10th इकोनॉमिक इंडिकेटर इज टैक्स टू GDP रेशो। हमने इसमें टैक्स टू GDP रेशो को इसलिए इंक्लूड किया है कि एक मुल्क के सिटीजन कितने रिस्पॉन्सिबल है, जितना टैक्सेस वो लोग आसानी से पे करेंगे उतना वो मुल्क ज़्यादा सिविलाइज कहलाया जाएगा, इतना उसके सिटीजन रिस्पॉन्सिबल होंगे। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो क्या है? 9.1%, इंडिया में है 11.1%, बांग्लादेश में है 9.3%। तब भी इंडिया और बांग्लादेश की जो टैक्स टू GDP रेशो है वो किससे ज़्यादा है? वो पाकिस्तान के टैक्स टू GDP रेशो से ज़्यादा है। लेकिन चूँकि तीनों ममालिक के लोग एक जैसे हैं, तीनों के जो माइंडसेट है वो एक जैसे है, तीनों ममालिक के लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान में का जो टैक्स कलेक्शन का रेशो है वो इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इंडिया बांग्लादेश है उसकी भी टैक्स टू GDP रेशो कम है, लेकिन उसके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये ममालिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने इस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट के इम्बैलेंस की वजह से इतना कम टैक्स टू GDP रेशो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हमने देखा अभी तक, ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिस इट इज़ करेंसी का कंपैरिजन है, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा कि इसमें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। आइए देखते हैं कि करेंसी के हवाले से क्या सिचुएशन है। इट इज़ द डेटा ऑफ 2022। अभी $1 जो है वो 81 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। $1 कितने के बराबर है? 81 इंडियन रुपीज़, जबकि $1 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 289 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। कितना डिप्रिशिएटेड है पाकिस्तानी रुपये, कितना डिवैल्यू है, और उसका अंदाज़ा आपको पिछले स्लाइड से चला होगा कि पाकिस्तान के जो और इकनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि बांग्लादेश में जो $1 है वो वहाँ के 107 बांग्लादेशी टक्का के बराबर है। कभी कभी एक टाइम था जब हम बांग्लादेशी टक्का के साथ मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज वो पाकिस्तानी 1 रुपये जो बांग्लादेश का 1 टक्का 2 पाकिस्तानी रुपीज़ का बराबर है। उसके वजूहात
हमने बताया कि करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और टेररिज्म है। इस तरह मिलिट्री और जो सिविलियन और पॉलिटिशियन के दरमियान जो क्लैश चल रहा है, इन सब की वजह से पाकिस्तान का इकनॉमिक जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन सब इकनॉमिक इंडिकेटर्स की जो एबिसमल सिचुएशन है उसको हम आने वाले लेक्चर्स में उसके काजेस को डिस्कस करेंगे, जो पॉलिटिकल कंपैरिजन भी करेंगे, सोशल इंडिकेटर जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, हेल्थ, इन सब चीज़ों के आने वाले लेक्चर में बहुत तफसील के साथ बहस होगी। तो आज के लिए बस यही कुछ। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जो हमारा जो लेक्चर्स है, हमारे जो स्ट्रगल है, अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह का ये जो सिलसिला है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।